हेलो क्लास, वैद आईसीएस लॉ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जुडिशरी के क्वेश्चन आंसर या एमसीक्यूज हैं उनके बारे में। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एमसीक्यूज हैं उनको एक क्वेश्चन के साथ कई ऑप्शंस को या उनके सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए यहाँ पर बात करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 deals with. Option A, definition of crime. Option B, title and extent of operation of the code. C, title and jurisdiction of the code. And D is none of the above. तो आप लोग देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है? अपराध की परिभाषा से संबंधित है, संहिता का शीर्षक और संचालन से संबंधित है, संहिता शीर्षक और अधिकार क्षेत्र से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो टाइटल, एक्सटेंट और ऑपरेशन से संबंधित है। तो जो सेक्शन 1 है वो बात करता है इसके विस्तार की बात करता है और इसके टाइटल की बात करता है। सेक्शन 1 जो है इसके जब टाइटल की बात करते हैं हम तो यहां पर देखेंगे कि जो सेक्शन 1 है इंडियन पिनल कोड का उसमें लिखा हुआ है कि भारत के पूरे क्षेत्र पर जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर या जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय पूरे भारत पर यह संहिता लागू होगी। लेकिन अगर हम यहां बात करें कि जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जब से लागू हुआ तब से क्या हुआ है कि जो ये संहिता है ये पूरे भारत पर लागू होती है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो इन्फोर्स कब हुआ तो देखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को ये इन्फोर्स होता है और इसकी एसेंट जो है प्रेसिडेंट से कब मिलती है तो ये 9 अगस्त 2019 को इसकी एसेंट प्रेसिडेंट की एसेंट इस पे मिलती है, सहमति प्राप्त होती है, जिसको 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बात करता है रीड द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कोर्ट। सेकंड ऑप्शन इज इंडियन कोर्ट्स डू नॉट हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया। आपके ऑप्शंस नीचे कूट दिए हुए हैं, उनके अनुसार आपके आंसर्स जो हैं आपके उनको आपको आंसर करना है। तो पहला आप देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है इसका। ए ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट बोथ 1 and 2 आर ट्रू एंड थर्ड बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो आप देखेंगे रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें जो दिया हुआ है इसमें इंडियन कोर्ट्स के बारे में जुरिडिक्शन की बात की गई है, मतलब भारतीय न्यायालयों के पास किसी भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराधों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट आपका कैसा है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो आपका है भारतीय न्यायालयों को भारत में किसी विदेशी द्वारा किए गए अपराधों की सुनवाई का अधिकार नहीं है। यहां पर देखिए आपको समझने की चीज है कि आपको ये लगेगा कि सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पिनल कोड आप जब पढ़ेंगे उसको रीड करने पर आपको लगेगा कि ये जो है सेक्शन 2 में कवर होता है, लेकिन यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है नहीं। यही हम लोग गलती करते हैं। ये जो वर्ड नॉट है, डू नॉट हैव जुरिडिक्शन, ये नॉट को अगर हम जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है कि हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है और डू नॉट वर्ड यूज होने के कारण ये क्या है सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू बट सेकंड इज false. First is true and second is false because of this word do not. अगर यही वर्ड do not न दिया होता और लिखा होता इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता? तब आपका ऑप्शन सही होता बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ओके, यही हमारी गलतियां होती हैं, इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन पिनल कोड? भारतीय दंड संहिता की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएं कि भारतीय दंड संहिता के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले वाज द प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन पिनल कोड। यहां पर हम लोग क्लास जान लें जो भी ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया इन ऑप्शंस को सभी ऑप्शन जो है क्वेश्चन के उनको थोड़ी जानकारी लेते चलेंगे और आपसे मैं कमेंट के द्वारा ये जानना भी चाहूंगा आप सभी से कि हम जो इन चीजों को यहाँ पर जो ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको कम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनको अधिक एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है ताकि हमारे और से अधिक क्वेश्चन जो हैं वो हम कवर कर सके, या
जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ज्यादा कर रहे हैं उसको कम करने की आवश्यकता है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। इसी के साथ देखेंगे, पहले हम लॉर्ड मैकाले की अगर बात कर लें तो लॉर्ड मैकाले जो है, लॉर्ड मैकाले की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मैकाले क्या थे, फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 जो थे उसके चेयरपर्सन थे या ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। जो इंडियन पीनल कोड का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसको किसके द्वारा किया गया, तो फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा तैयार किया गया। और लॉर्ड मैकाले जो थे, ये लॉर्ड मैकाले चेयरपर्सन थे। लॉर्ड मैकाले को जो असिस्ट कर रहे थे, असिस्ट करने वाले कौन कौन सदस्य थे जो मेंबर्स थे, एक तो मिलेट थे, दूसरे एंडरसन थे और तीसरे कौन थे, मैकलियॉड। मैकलियॉड, एंडरसन एंड मिलेट was the 3 persons who assisted लॉर्ड मैकाले, जो कि क्या थे, चेयरपर्सन ऑफ इंडियन पीनल कोड थे। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर ऑप्शन को देखें तो हमारा अगला ऑप्शन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में अगर हम जाने तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्होंने बहुत सारे काम यहाँ भारत में किए, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं। इन्होंने बंगाल सती रेगुलेशन 1829 लाया जिससे सती प्रथा का अंत किया गया, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई, नरबली पर रोक लगाई, और इन्हीं के समय में क्या किया गया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। विलियम बेंटिंग के समय में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। ये हमारे बेंटिंग से संबंधित जो थे वो समझने की चीजें थी। इसके बाद हम अगर लॉर्ड कर्जन की बात करें, लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन वायसराय ऑफ इंडिया था। 1899 में वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया। और लॉर्ड कर्जन को हम स्पेशली किस चीज के लिए जानते हैं, लॉर्ड कर्जन का जो इसने अप्लाई किया था 1905 ईस्वी में, जो बंगाल पार्टीशन था, बंगाल पार्टीशन के नाम कारण इसको ज्यादा जाना जाता है, बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन जो है इसने 20 जुलाई 1905 को डिक्लेयर किया कि बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा। देन 16 अक्टूबर 1905 बंगाल पार्टीशन को डिक्लेयर कर दिया गया। डिक्लेयर करने के बाद इसको इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और इसी दिन बंगाल के जो हिंदू और मुस्लिम जनता थी उसने क्या किया, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधते हुए, और बंगाल पार्टीशन को क्या किया गया, इसको विरोध किया गया। और फाइनली ये 1911 में क्या होता है, बंगाल पार्टीशन जो होता है इसको रद्द कर दिया जाता है। ये हमने दोनों जान लिए, इससे रिलेटेड जो चीजें थी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन जो ये थे 1927 के आसपास जब यहाँ पर ये थे, इनका क्या किया गया, लॉर्ड इरविन यहाँ के वायसराय हुआ करते थे। और लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में पैक्ट हुआ था जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से ही, उसी में समझौते के बाद जो है वो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होने वाली थी उसमें कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं। हमें यहां पर इतना ही जानने की आवश्यकता है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इज, it is the maxim older than the law of England that no man is guilty unless his mind is guilty। ये आप देखिए बहुत ध्यान से, क्या लिखा, no man is guilty unless his mind is guilty। कोई भी व्यक्ति तब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका माइंड, उसका मस्तिष्क भी गिल्टी ना हो। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो, और इसमें क्या पूछा गया है, देखिए यहां पर इट वॉज ऑब्जर्व बाई लॉर्ड अर्विंगर इन, किस केस में लॉर्ड अर्विंगर के द्वारा इसको क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया। तो इसका राइट आंसर है आर वर्सेस ऑल्डे। आर वर्सेस ऑल्डे के केस में क्या किया गया था, इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया गया था, इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया गया था। ये स्टेटमेंट कहां से निकल के आती है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर जाने हम लोग, तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट एक्टस नॉन फेसिड निसी मेंसेट्रिया से निकल के आती है। एक्टस नॉन फेसिड निसी मेंसेट्रिया जो है वो एक मैक्सिम है जिसको मॉरल थियोलॉजी के माध्यम से, जो नैतिक धर्मशास्त्र है, उस धर्मशास्त्र से जो एडवर्ड कोक थे, एडवर्ड कोक के द्वारा बारो किया जाता है। और जिसका मतलब या जिसका मीनिंग है एक्टस नॉन फेसिड निसी मेंसेट्रिया का, वो मीनिंग क्या है, नो मैन इज गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज गिल्टी। अब इसमें आल्डे के बारे में बांध दिया कि इसको ऑब्जर्व किसमें किया गया, तो आर वर्सेस आल्डे के बाद में। इसी के साथ हम बचे हुए जो आपके केसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हार्डिंग वर्सेस प्राइस। हार्डिंग वर्सेस प्राइस का जो केस है, इस केस में क्या कहा गया, तो हार्डिंग वर्सेस
प्राइस का जो केस है, इस केस को बताया गया कि ये जो केस है ये मेंसरिया से रिलेटेड है। पहली बात तो ये मेंसरिया से रिलेटेड है, देन ये केस जो है आपका रेस जुडिकेटा से भी रिलेटेड है। ये सभी केसेस लगभग जो हैं वो किससे रिलेटेड है, मेंसरिया से रिलेटेड है। आर वर्सेस फाउलर का जो केस है वो भी आपका मेंसरिया से रिलेटेड केस है। व्रेन एंड वुडन का केस जो है वो भी मेंसरिया से रिलेटेड केस है, जिसमें से इन सभी केसेस में जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट केस आपका है वो ब्रैंड वर्सेस वुड का केस है। हार्डिंग वर्सेस प्राइस जो है 1950 का केस है, मेंसरिया से रिलेटेड है। मैंने बताया आर वर्सेस आल्डे 1839 का केस है जो कि मेंसरिया से रिलेटेड है। ब्रेड एंड वुड 1946 का केस है, जिसमें जो चीफ जस्टिस थे लॉर्ड गॉडर्ड थे। लॉर्ड गॉडर्ड के द्वारा क्या किया गया, इसमें बताया गया कि ये जो केस है ये मेंसरिया से रिलेटेड, और मेंसरिया के पुनर्जीवन की बात आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंसरिया के पुनर्जीवन की बात किस केस में कही गई या किस केस से आई निकल करके, तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है नो मैन इज गिल्टी, बट आप इसके साथ और भी चीजें जान रहे हैं जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होंगी, जिससे आप और भी आंसर क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। ब्रेड एंड वुडन का केस, इसके जो चीफ जस्टिस थे, एक क्वेश्चन ये अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता, जैसे कई क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर वर्सेस प्रिंस के जो चीफ जस्टिस थे या उसके जस्टिस थे वो कौन थे, तो ब्लैकबर्न है, जिनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा था। ऐसे ही ब्रैंड एंड वुड का केस जो है उसके चीफ जस्टिस लॉर्ड गॉडर्ड थे। मेंसरिया के पुनर्जीवन की बात की गई, अगर पूछा जाता है आपसे कहीं पर भी कि मेंसरिया के पुनर्जीवन की बात किस केस में की गई, तो ब्रैंड वर्सेस वुड के केस में की गई। इसी केस को अप्रूव किया गया एक इंडियन केस में, भारतीय केस लॉ में, जिस केस लॉ का नाम क्या है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरिप्रसाद राव 1951। इस केस में जो मेंसरिया का कॉन्सेप्ट है, उस मेंसरिया के कॉन्सेप्ट को क्या किया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया, अप्रूव किया गया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम आर, किस अपराध के लिए, किसी अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या होंगे। तो आवश्यक तत्व अपराध क्या क्या है, 4 आवश्यक तत्व हैं, जिसमें क्या है, सबसे पहले आपका मेंसरिया होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए। उसके साथ आपका जो सेकंड जो आपका इंग्रेडिएंट है वो क्या होना चाहिए, एक्टस रियस, उसके अनुसरण में, उसके अग्रसरण में मेंसरिया के आपके द्वारा कोई कार्य किया जाना चाहिए, और ऐसी कार्य से क्या होना चाहिए, किसी व्यक्ति को क्षति होना चाहिए, इंजरी होना चाहिए। और ये तीनों चीजें किसके द्वारा की जानी चाहिए, ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जानी चाहिए, मानव प्राणी के द्वारा। तो ह्यूमन बीइंग नंबर 1, मानव प्राणी, मेंसरिया, एक्टस रियस, और तीसरा इंजरी, मतलब मानव के द्वारा दिमाग में कोई दुराशय, कोई ऐसा आशय है जिससे आप आपराधिक कृत्य को करें, और आपराधिक कृत्य आ गया, एक्टस रियस हो गया। एक्टस रियस के बाद क्या होना चाहिए, उस एक्ट के बाद इंजरी हो, तब कहेंगे हम क्या हुआ, ऑफेंस कमिट हो गया। तो यहां पर देखते हैं कौन कौन सी चीज मिलती है, मोटिव, मेंसरिया एंड एक्टस रियस। यहां पर मोटिव नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड क्या है, मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज, ना तो नॉलेज की बात की गई है, ना तो इंटेंशन की बात की गई है, और मोटिव भी यहां पर नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं होगा। मेंसरिया एंड एक्टस रियस, मेंसरिया एंड एक्टस रियस क्या है, ये दोनों पार्ट हैं ऑफेंस के, और एक रूल है इसमें कहा जाता है मेंसरिया प्लस एक्टस रियस इज इक्वल टू ऑफेंस। मेंसरिया और एक्टस रियस दुराशय और कृत्य दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑफेंस बनाते हैं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉलेज है नहीं, इंटेंशन है नहीं, एक्शन भी नहीं है, तो आपका आंसर जो है सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अगर बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू मेंसरिया। निम्न में से कौन सा मामला या वाद दुराशय से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आर वर्सेस प्रिंस का मामला दुराशय से संबंधित है, इसको हम डिटेल में भी अभी समझेंगे। क्वीन वर्सेस टाल्सन का मामला भी मेंसरिया से रिलेटेड है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। सिराज बनाम डी रेजिडेंट का मामला भी हमारा किससे, मेंसरिया से रिलेटेड है। जबकि वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का मामला जो है वो मेंसरिया से रिलेटेड नहीं है, और यही पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड। हमें यही ध्यान रखना है। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे होते हैं तो नॉट पे ध्यान नहीं देते, और जब हम नहीं शब्द पे ध्यान नहीं देते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस, और यहाँ पे आगे आपने क्या देख लिया, मेंसरिया पढ़ लिया, और जैसे मेंसरिया देखा ऊपर दिखा आर बनाम प्रिंस, तुरंत आपने क्या किया, टिक मारा और आगे बढ़ गए, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें,
और नई वर्ड अगर कहीं ना कहीं आया है तो उस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पैटर्न दिन व दिन हर एग्जाम में चेंज होता जा रहा है, निगेटिव क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए चांसेस जो हैं गलती करने के वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा गया, नहीं है। तो हम पहले आपका तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर जो सही होगा वो वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस जो है वो आपका गलत आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा, जबकि जो कि मेंसरिया से रिलेटेड नहीं। अब थोड़ा थोड़ा सा इन केसेस को हम लोग समझ लेते हैं। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का जो मामला है ये सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड से डील करता है, उसकी बात करता है। वीरेंद्र कुमार घोष के मैटर बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही यहां पर जानेंगे। वीरेंद्र कुमार घोष के मामले में ही क्या बताया गया था, इसको कहा गया था कि इसको पोस्ट ऑफिस केस के नाम से जाना जाता है। क्या है, पोस्ट ऑफिस केस के नाम से। दूसरा हम क्या बात करेंगे, पोस्ट ऑफिस केस के नाम, या इसको कहते हैं पोस्ट मास्टर मर्डर केस, पोस्ट मास्टर मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी केस में लॉर्ड एक स्टेटमेंट दी गई थी एक जस्टिस के द्वारा जिनका नाम था लॉर्ड समनर, और लॉर्ड समनर ने कहा था कि मात्र खड़े रहना भी किसी भी अपराध के लिए खड़े होकर के उसमें सहायता देना भी क्या है, आपका आपराधिक दायित्व बनाता है। और वीरेंद्र कुमार घोष को इसमें आपराधिक दायित्वाधीन बनाया गया था और उनको इसके लिए पनिश किया गया था। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि केवल खड़े रहना भी दायित्व के अधीन होता है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी, ये भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड समनर के द्वारा किस केस में कही गई, तो वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के केस में गई। थोड़ा थोड़ा सा हम आर वर्सेस प्रिंस और ये बचे हुए केसेस के बारे में जान लेते हैं। जो ऑप्शंस हैं, आर वर्सेस प्रिंस का मामला जो है वो 1875 का मामला है, 1875 का मामला है। आर वर्सेस प्रिंस का मामला क्या है, ये किडनैपिंग से रिलेटेड है। ये मिस्टर जो प्रिंस के हेनरी होते हैं, प्रिंस हेनरी क्या करते हैं, एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल को ले जाते हैं, ये समझकर कि उसकी एज कितनी है, क्योंकि उसकी फिजिक को देख करके, उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो 18 वर्ष या उससे ऊपर की होगी, और यही समझकर क्या होता है कि ये उस महिला को ले जाते हैं शादी करने के पर्पस से। तो इन पर किडनैपिंग का चार्ज लगाकर बता दिया जाता है, और किडनैपिंग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के नियम में आता है। फाइनली यहाँ पर ये मेंसरिया से रिलेटेड है, और लास्ट में क्या होता है कि इसमें प्रिंस को लाइबल बनाया जाता है ऑफेंस के लिए। दूसरा आपका क्वीन वर्सेस टाल्सन का मामला है। क्वीन वर्सेस टाल्सन का जो मामला है 1839 का मामला है। क्वीन वर्सेस टाल्सन में भी किससे रिलेटेड, क्वीन वर्सेस टाल्सन का मामला दो चीजों से रिलेटेड है। आपका एक तो आपका मेंसरिया है, पहला क्या है, मेंसरिया है। दूसरा आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट से भी रिलेटेड है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, जिसमें बाइगेमी के लिए इसमें जो मिस्टर टाल्सन होते हैं अपनी पत्नी को चार्ज करते हैं, शू करते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में उनकी महिला जो मिसेज टाल्सन थी उनको जो है रिलीफ दे दिया जाता है, उन्हें इससे वरी कर दिया जाता है। उसके पीछे मेंसरिया को देखा जाता है और उनमें कहीं पर ऐसी मेंसरिया की अवेलेबिलिटी वहां पर नहीं पाई जाती है, इसलिए जो मिसेस टाल्सन थी उनको क्या कर दिया जाता है, वरी कर दिया जाता है। और अधिक डिटेल में हम जब केस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पर बात करेंगे। सिराज बनाम डी रिचर्ड, सिराज बनाम डी रिचर्ड का मामला भी किससे रिलेटेड है, ये इंप्लाइड मेंसरिया से रिलेटेड है। तो ये जो तीनों केस हैं वो मेंसरिया से रिलेटेड हैं। वीरेंद्र कुमार घोष का मामला मेंसरिया से रिलेटेड नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्ट मैच्ड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस है, जिसमें सामने लिखा हुआ कॉमन ऑब्जेक्ट। आपका नेक्स्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, जिसमें लिखा हुआ है आपके सामने मेंसरिया है, सुमेलित किया गया है। डीपीपी वर्सेस बियर्ड का मामला है, जिसमें बताया गया है डिफेंस ऑफ इंसेनिटी, और आपका डी ऑप्शन है पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसको किससे सुमेलित किया है, डॉरी डेथ। तो इसमें पूछा गया है कि अब देखिए यहां पर वर्ड कौन सा यूज हुआ है, नॉट। मैंने आपको बताया था इस वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप नॉट नहीं पढ़ते हैं तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कौन से नहीं है, नीचे कूट दिया गया है, ये थोड़ा सा और टफ हो गया। अभी आपको ये पता था कि महबूब शाह वर्सेस एम्परर जो है वो कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है और कॉमन ऑब्जेक्ट से नहीं है, ठीक है आप कर देते, लेकिन आपके नीचे हो सकता है ये आपको ये केसेस ना आ रहे हों, इसलिए नॉट वर्ड को पढ़ना और ये कूट वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ के देना है। अब हम इनमें से जो आपका पहला और जो इसमें जो सही आपका आंसर है उसको जान लेते हैं। तो हमारा सही आंसर जो है वो कौन सा है,
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज एमएस जॉर्ज, जो कि किससे रिलेटेड है, मेंसरिया से रिलेटेड है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज एमएस जॉर्ज विच इज रिलेटेड टू मेंसरिया। बचे हुए जो ऑप्शन है उसको भी हम देख लेते हैं। ये महबूब शाह वर्सेज एम्परर, महबूब शाह वर्सेज एम्परर का जो मामला है वो कॉमन ऑब्जेक्ट से ना होकर किससे है, पहली चीज तो ये कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है, कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। दूसरी, महबूब शाह वर्सेज एम्परर का जो मामला है 1945 का मामला है, महबूब शाह वर्सेज एम्परर के मामले में ही इसी केस में क्या किया गया था, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस किया गया था। इसी केस को इंडस वैली केस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन अगर आपका डायरेक्ट बनता है महबूब शाह वर्सेज एम्परर के केस से कि इसमें इस केस को किस नाम से जाना जाता है, तो इंडस वैली केस के नाम से जाना जाता है। यही पूछा जाए इंडस वैली केस को किस नाम से जाना है, तो इसको उलट देंगे और क्या हो जाएगा, महबूब शाह वर्सेज एम्परर का केस है। फिर इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में किस केस के माध्यम से डिफरेंस किया गया, उसमें डिफरेंशिएट किया गया, तो महबूब शाह वर्सेज एम्परर का जो केस है उसी में सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस किया गया। देन हम लोग बात करते हैं डीपीपी बेयर्ड वर्सेज डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, खास करके वो बच्चे जो हिंदी माध्यम से हैं। कई बार इसका जो वर्ड है इंसैनिटी, इसको हिंदी में मत्तता लिखते हैं, तो वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मत्तता जो वर्ड है कहीं ना कहीं वो किसी और सेक्शन में आता है, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन कैसे गलत है, क्योंकि यहां पर इंसैनिटी वर्ड है, इसलिए ऑप्शन आपका जो सही सुमेलित नहीं है। अगर यहीं पर इंटॉक्सिकेशन लिखा होता, क्या लिखा होता, इंटॉक्सिकेशन, तो ये कैसा होता, ये आपका सही हो जाता, इंटॉक्सिकेशन। मतलब ये डीपीपी बेयर्ड का मामला जो है ये किससे बात करता, इनवॉलेंटरली अस्वैच्छिक मत्तता से रिलेटेड है, सेक्शन 85 से रिलेटेड है। और जो इंटॉक्सिकेशन की बात करते हैं तो सेक्शन 85 और 86 बात करते हैं। यहां पर हम इतना ही बात करते हैं, जो कि जनरल एक्सेप्शन का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है आईपीसी का, उसमें बात की गई है। फिर हमारा केस कौन सा बचता है, पी रथीनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। पी रथीनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसको हम यहां पर देखें तो पी रथीनाम वर्सेज इंडियन जो यूनियन ऑफ इंडिया है, इसको आप यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। पी रथीनाम के केस को, पी रथीनाम का केस जो है वो रिलेटेड है, डॉरी डेथ से रिलेटेड होगा, किससे, अटेम्प्ट टू सुसाइड से रिलेटेड है। पी रथीनाम के केस जो 1994 का केस है, इसमें क्या किया गया था, 309 जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है, जिसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। इसको 309 को क्या कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। और ये इससे पहले भी इससे रिलेटेड एक केस आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी केस के डिसीजन को इस केस में दोहराया गया था, और वो केस था मारुति श्रीपति दुव्वल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967। इस केस में भी 309 को क्या किया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था। और इस केस के बाद पी रथीनाम का जब केस आया तो पी रथीनाम के केस में भी इसको क्या कर दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, एज इट इज क्या किया गया, फैसला दे दिया गया। लेकिन जब 1996 में ज्ञान कौर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, जिसमें इन दोनों केसेस के डिसीजन को ओवर रूल कर दिया जाता है और आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कहा जाता है कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई का कॉन्सेप्ट नहीं लिया जाएगा। तो इस ज्ञान कौर, यहां पर समझने की जरूरत क्या है कि ज्ञान कौर का जो मामला था 1996 का, इसमें इसको क्या कर दिया गया, फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया और उसको संवैधानिक मान्यता दे दी गई, जो कि अभी भी लागू है। यहां पर इतना ही समझने की आवश्यकता है। मैं फिर से आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत लग रही है, आपको लगता है कि एक्सप्लेन ज्यादा किया जा रहा है, हमारे अधिक समय में कम क्वेश्चंस प्रिपेयर हो पा रहे हैं, या एक्सप्लेनेशन सही है, इतना सफिशिएंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और या इसमें कुछ ही कमी करने की जरूरत है, कोई अल्टरेशन, कोई सुधार, किसी प्रकार का कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं, जिससे हम अपने वीडियोस में उसमें आपके अनुसार चीजों को प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, जिसके बारे में थोड़ा सा भी पहले जाना था, जिसमें हमने क्या बात किया थी, मेंसरिया होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, और चौथा मैंने एसेंशियल जो बताया था वो क्या बताया था, इंजरी। ठीक है, किसकी बात की थी,
इंजरी की बात की गई थी और इस इंजरी को आईपीसी के सेक्शन 44 में क्या बताया गया है, डिफाइन किया गया है, जिसमें 4 प्रकार की इंजरी इंक्लूड होती है। बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड या मेंटल इंजरी, दूसरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंजरी और चौथा रेपुटेशन से रिलेटेड इंजरी। यहां पर इतना ही जानने की आवश्यकता है। हेतु जो है, हेतु आपका जो आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से हेतु या मोटिव जो है आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? हेतु नहीं है, क्योंकि जो हेतु या मोटिव है ये सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या होता है, कवर होता है। इसको वहां पर देखेंगे। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस मेंसरिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध, आपराधिक मना स्थिति या दुराशय का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इनमें दुराशय आप पढ़ेंगे कि ये यहां पर समझने की चीज है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड है कि जहां पर मेंसरिया को नहीं देखा जाता है, केवल एक्ट के आधार पर ही किसी व्यक्ति की क्या बनाई जा सकती है, वो लायबिलिटी वहां बनाई जा सकती है। तो आपका द्विविवाह जो है, वाइगैमी है। वाइगैमी एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें केवल एक्टस रियस या एक्ट के आधार पर ही लायबिलिटी बनाई जा सकती है। अगर मेंसरिया एब्सेंट है, इसको इंप्लाइड तरीके से मान लिया जाता है कि मेंसरिया यहां पर थी। यहां पर हम लोग अगर बात करें तो देखें, वाइगैमी जो है, वाइगैमी को सेक्शन 494 आईपीसी में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 494। और इसको सिर्फ इतना ही समझने की आवश्यकता है, यहीं से पता चल जाएगा कि वाइगैमी का ऑफेंस क्या होता है या वाइगैमी क्या होती है। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग, क्या है? मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। मतलब किसी भी पक्षकार के द्वारा, हस्बैंड या वाइफ के द्वारा, दोनों में से किसी भी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के जीवित रहते हुए अगर विवाह कर लिया जाता है, री मैरिज कर ली जाती है, तो वहां पर क्या होता है? बाइगैमी का बाइगैमी का ऑफेंस होता है। और इसके लिए क्या बताया गया है कि जो पनिशमेंट की बात की गई, प्रावधान किया गया है, वो 7 इयर्स का किया गया है। और क्या हो सकता है? इसके लिए फाइन या दोनों के लिए लायबिलिटी बनाई जा सकती है। यहां पर इतनी समझने की आवश्यकता है हम लोगों को। फिर वापस क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। वाइगैमी, अब इसी के साथ हम अपने दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। हमला, हमला जो है वो 351 आईपीसी में क्या किया गया है? 351 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है। और हमला क्या बताया गया? तो हमने बताया गया है किसी प्रकार के एनी जेस्चर एंड प्रिपरेशन, किसी भी प्रकार की तैयारी या जो जेस्चर होता है उस जेस्चर के माध्यम से, जिससे सामने वाले व्यक्ति को क्या हो, अप्रीहेंशन हो कि, और कैसा होना चाहिए? विद इंटेंशन एंड नॉलेज। तो इसको इंटेंशनली और नोइंगली उसको क्या करता है? क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग करता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा अप्रीहेंशन होता है कि वो उसके ऊपर क्या करने वाला है? क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करने वाला है, लागू करने वाला है। और उससे जो उसको जो जिस एप्रीहेंशन होता है, उसी एप्रीहेंशन को क्या कहा जाता है? उसी एप्रीहेंशन को क्या कहा जाता है? कि हमला कहा जाता है। इसमें हम अगर देखें, यहां पर हम लोग देखें कि सेक्शन 351 ऑफ आईपीसी क्या बात करता है? बात करता है whoever makes gesture of any or any preparation। क्या चीज है? gesture or any preparation intending or knowing to be likely such gesture or preparation will cause any person present to apprehend। क्या वर्ड यूज हुआ? apprehend। तो apprehension होना चाहिए किसे? कि about to use criminal force to that person is said to commit assault। इसके एक्सप्लेनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें क्या है? मेयर वर्ड डू नॉट अमाउंट एन असॉल्ट। केवल शब्द जो हैं वो असॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आते। मतलब आप केवल ये कहते हैं कि मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगा, तो वो उससे क्या माना जाएगा? असॉल्ट नहीं माना जाएगा। उसके साथ किसी न किसी प्रकार का क्या होना चाहिए? आपको एक्ट किया जाना चाहिए, जिससे सामने वालों को क्या हो? एप्रीहेंशन हो। आपने कहा मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगा, और उसको मुक्का मारने के लिए आप करते हैं, तब माना जाएगा कि आपने, आपका जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है, जो मानहानि या डिफेमेशन को करता है। डिफेमेशन 499 ऑफ आईपीसी में बताया गया है। इससे यहां पर समझने की सिर्फ इतनी जरूरत है कि इसमें क्या बताया गया है? इसमें 4 एक्सप्लेनेशन और 10 अपवाद बताए गए हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपने 51 बताया, उसमें हमले से संबंधित क्या है? एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि केवल शब्द वाली जो बात की, जो एक्सप्लेनेशन है कि केवल शब्द जो है वो उससे हमला होगा या नहीं होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और 499 से सीधे क्वेश्चन पूछ जाता है कि 499 में कितने
एक्सेप्शंस हैं, अपवाद कितने हैं, नंबर ऑफ एक्सेप्शंस की बात की जाएगी तो वहां पर देयर आर 10 एक्सेप्शंस। कितने हैं? 10 एक्सेप्शंस हैं और 4 एक्सप्लेनेशंस हैं। यहां पर इतना ही समझने की आवश्यकता। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिने क्वा नॉन फॉर मेकिंग अ पर्सन क्रिमिनली लायबल? एक्टस रियस, मेंस रिया, मोटिव, ऑल द अबव। यहां पर क्वेश्चन चेंज हुआ है, ऑप्शन वही है, लेकिन अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहां पर मैक्सिम है तो इस वर्ड को देख करके ही डर जाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा कि लैटिन मैक्सिम क्या पूछ रहा है, जबकि बहुत ही इजी है। इसीलिए इसको हमने अपने नोट्स में, अपने क्वेश्चंस में शामिल किया गया है। सिने क्वा नॉन का मतलब होता है विदाउट विच नॉट, जिसके बिना नहीं। मतलब इसका क्या हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति को आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए कौन सा नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं बनाएगा। तो क्या है, वही चीज है। मतलब यहां पर पूछ लिया गया किसी ऑफेंस के इसेंशियल को, इंग्रेडिएंट्स को, इनमें से कौन सा ऑफेंस जो ऑफेंस है उसका आवश्यक तत्व नहीं है, तो आपका क्या है, हेत। तो ये बात किसकी करता है, विदाउट विच नॉट। ठीक, तो यहां पर ये याद रखना है, कृत्य एक्टर सीरियस होना ही चाहिए, दुराशय मेंसरिया होना ही चाहिए, मोटिव नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इसी के साथ हमारी ये जो क्लास है 10 क्वेश्चंस की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। किसी प्रकार की क्वेरी, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।